नमस्कार दोस्तों। आज अपन रीट और सीटेट के लिए बाल विकास जो है उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। रोज हम लगभग 50 क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ये क्वेश्चन वो है जो पहले के एग्जाम्स में आए हुए हैं और कुछ नए प्रश्न भी ऐड किए गए हैं। तो आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि आपके जानकारों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और आपकी भी इसमें प्रैक्टिस बनी रहे। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। अपना पहला प्रश्न है कि जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां होती है। बताइए दोस्तों, जन्म के समय शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 200, 206, 230 या 270? जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 270। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 3 माह में, 9 माह में, 8 माह में या 6 माह में? अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 माह में। अगला प्रश्न है बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, 450 ग्राम? राइट आंसर है 300 ग्राम, सॉरी 350 ग्राम। अगला प्रश्न है सीखने का आदर्श काल है। तो सीखने का आदर्श काल शेषावस्था होती है दोस्तों। और सीखने का आदर्श काल शेषावस्था को किसने बताया था? तो वो थे वेलेंटाइन। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है कॉल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? लंबात्मक विधि, क्षैतिजीय विधि, सांख्यिकी विधि या प्रयोगात्मक विधि? तो राइट आंसर है अपना लंबात्मक विधि। अगला प्रश्न है सीखना क्या है दोस्तों? इसमें बताना है एक सामाजिक क्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है या नैतिक प्रक्रिया है? तो सीखना दोस्तों यहाँ पे एक मानसिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई 1887 में, 1879 में, 1590 में या 1930 में? अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1930 में। अगला प्रश्न है विकास प्रारंभ होता है शैशवावस्था, गर्भावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था? विकास है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें बाल्यावस्था में। यहाँ पे थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ दोस्तों, शैशवावस्था में बालक आगे रहते हैं बालिकाओं से और बाल्यावस्था में बालिकाएं आगे रहती है बालकों से। फिर किशोरावस्था में उल्टा हो जाता है, बालक आगे रहते हैं, बालिकाएं पीछे रह जाती है विकास दर में। तो दोस्तों ये थोड़ा सा याद रखना, शैशवावस्था और किशोरावस्था साथ साथ चल एक जैसी है। अगला प्रश्न है दोस्तों जन्म के समय नवजात शिशु रोता है भय के कारण, वातावरण में परिवर्तन के कारण, पीड़ा के कारण या भूख के कारण? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
कि एक बालक जब नए वातावरण में प्रवेश करता है तो वो उस वातावरण से प्रभावित होता है और उसके कारण रोता है। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। वृद्धि और विकास का कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? यहाँ पे व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत है, तत्परता का सिद्धांत है, या एकता का सिद्धांत नियम है? निम्न में से कौन ये सभी है? तो यहाँ पे वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि विकास कैसा परिवर्तन है? विकास कैसा परिवर्तन है? रचनात्मक है, गणनात्मक है, गुणात्मक है या नकारात्मक है? दोस्तों विकास है वो गुणात्मक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है वृद्धि का संबंध किससे है? वृद्धि का संबंध किससे है? तो वृद्धि का संबंध दोस्तों आकार और भार दोनों से है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा आंसर अपना राइट होगा ये बताना है। देखो दोस्तों सिद्धांत यहाँ पे दिया हुआ है विकास हमेशा रेखीय होता है, ये गलत आंसर हो जाएगा क्योंकि विकास है वो वर्तुलाकार होता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो ये आंसर भी अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा क्योंकि विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये बिल्कुल सत्य है। सब में जो विकास की दर है वो किसी में तेज होती है तो किसी में स्लो होती है। अगला लास्ट वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि विकास की सभी प्रक्रियाएं एक दूसरे से अंतर संबंधित होती है, इसलिए अपना राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, सभी की विकास दर समान नहीं होती। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है जो कि है। तो मानव विकास दोस्तों यहाँ पे शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, ये होता है मानव विकास। अगला प्रश्न है दोस्तों कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो दोस्तों इसमें कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए एक शिक्षक को जिससे एक बच्चे में नैतिक विकास या नैतिक मूल्यों का विकास हो सकता है? तो उन्हें धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर तो उनका सांस्कृतिक विकास होगा, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर ये भी नहीं हो सकता, तो क्या कर सकता है? किसी नैतिक मुद्दों या चर्चाओं में उन्हें शामिल करेंगे तो दोस्तों उनका नैतिक विकास अच्छे से होगा। अगर उनको शामिल करेंगे इसमें तो वो क्रियाशील रहेंगे, वैसे उनका नैतिक विकास वो सर्वाधिक हो सकता है। दोस्तों निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? कोई भी अपने कोई समस्या है उसके समाधान की सबसे पहला चरण क्या होता है? तो पहले तो सबसे पहला यही काम है दोस्तों कि उस समस्या के प्रति आदमी अगर जागरूक होगा, उसको पता होगा समस्या क्या है, तभी वो अगले वाले चरण पे जा सकेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों किस काल में मानसिक विकास अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? तो मानसिक विकास जो उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है दोस्तों वह है 15 से 20 वर्ष तक एक आदमी का जो मानसिक विकास है वो उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। इसके बाद में आदमी का मानसिक विकास रुक जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है किस अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है?
तो यहाँ पे सामाजिक विकास पर किसका फर्क नहीं पड़ता? असुरक्षा पर, जो असुरक्षा है उससे सामाजिक विकास पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला दोस्तों, अगला प्रश्न है, किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय है? कि एक बच्चे में बार बार संवेग उत्पन्न होते हैं, किशोरावस्था का ये गुण भी है कि यहाँ पे संवेग वह बहुत तेजी से बदलते रहते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? युक्तिकरण, शोधन, प्रक्षेपण या दमन? बताइए दोस्तों, कौन सी विधि का उपयोग करके किशोरों में संवेगों का नियंत्रण किया जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा प्रक्षेपण। प्रक्षेपण से किशोरों में संवेगों को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? एक आदमी का चरित्र निर्माण किशोर अवस्था में करना है तो कौन सी अवस्था, उस अवस्था को क्या कहेंगे जिसमें आदमी में सबसे ज्यादा चरित्र निर्माण की प्रक्रिया होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आधार युक्त आत्म चेतन अवस्था। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में मुख्य विशेषता निम्न में से है? इनमें से कौन सी विशेषता है वो किशोर अवस्था में पाई जाती है? तो आत्म गौरव की भावना, रचनात्मकता, सामाजिक प्रवृत्ति और आत्म चेतना। तो दोस्तों किशोर अवस्था में आत्म गौरव की भावना सबसे ज्यादा पाई जाती है। विकास व्यक्ति के नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन है वो हरलोक महोदय का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कि जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है? जिस प्रक्रिया से एक व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वो प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था का एक नया जन्म है। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, ये किसने कहा था? तो दोस्तों यह कथन स्टैनली हॉल ने कहा था। तो दोस्तों आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं क्लास को, नहीं तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगली क्लास है वो बहुत जल्द डाल देंगे और आपके रोज 25-30 क्वेश्चन आपके सोल्व करवाएंगे। हो सकता है किसी दिन ज़्यादा भी हो, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।